So, in the second lecture of the chapter 14, we are proceeding from economic growth. So, let's understand the concept what is economic growth. The increase in per capita income and national income is economic growth. It's very simple that what is economic growth? Then economy is related to per capita income. So the increase in per capita income and national income is economic growth. What is economic growth? There are 2 points in economic growth, that is first increase in per capita income and second is national income. When these both aspects increase, then we can say our economic is on the path of growing. So this is economic growth. It refers to the direct assessment of changes in economy. What means it? It means that is economic growth. Economic growth refers to the direct assessment of changes in economy. डायरेक्ट जो हमें इकोनॉमी में चेंजेस फील होते हैं, दैट वी कंसिडर एज इकोनॉमिक ग्रोथ. इट इज़ अ लॉन्ग टर्म क्वांटिटेटिव प्रोसेस. वी शुड हैव टू द टर्म ऑफ क्वांटिटेटिव हियर. दिस इज क्वांटिटेटिव प्रोसेस. क्वांटिटेटिव प्रोसेस मीन it is long term quantitative process. We can't just judge in a short period. So it is a long term quantitative process. Quantitative means to count, we can say that. So there are no qualitative dimension of economy progress. Economic progress में we don't think the qualitative dimension है ना. There is only quantitative, that is we should be know by counting, by quantity, that how much we are growing. per capita income में अगर प्रोग्रेस हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो कितना हो रहा है. हमारे कंट्री की इकोनॉमी में, उसकी नेशनल इनकम में अगर ग्रोथ हो रहा है तो कितना हो रहा है. तो 100% क्वालिटी बेस्ड ये चीज़ नहीं है. इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो केवल क्वांटिटेटिव बेस है, मतलब गणनात्मक रूप से वैल्यूएबल है. ये इट इज़ अ वैल्यूएबल कंसेप्ट. नो अटेंशन इज पेड टू सोशल, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस एंड कंडीशनल. इट मीन्स कौन सी चीज़ के लिए क्या लो हुआ, क्या अप हुआ, ये चीज़ इसके अंदर विशेषता नहीं देखी जाती है. There are 2 concepts. What is one? First is growth and second is development. So let's see what is economic development. Favorable changes in social status, cultural form, institutional structure, techniques of production and economic structure. Economic development assures economic, social, political welfare of a nation, but there is no development without growth. So growth considers only economy. It considers only monetary progress. It consider only monetary progress. But the term of economic development consider the social status, the moral status. It means हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ मॉनेटरी प्रोग्रेस को ध्यान रखा जाता है कि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या करी, हमने पैसा कितना कमाया और हमने क्या ग्रोथ करी. उसके लिए बाय हुक बाय क्रूक कोई भी साधन, क्या क्वालिटी कैसी, किस सोर्स से कमाया, हमने क्या किया, वो चीज़ ध्यान नहीं रखी जाती है. बट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सोशल वेलफेयर, पॉलिटिकल वेलफेयर, हमारी मॉरल वैल्यूज़, हमारे एथिकल वैल्यूज़ जो हैं उनमें हमने क्या प्रोग्रेस किए, उनको कंसिडर करते हुए हमने जो इकोनॉमिक में प्रोग्रेस किया है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है. क्लियर. बट हम इस बात को भी नकार नहीं सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होना है तो उससे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होना आवश्यक है. सिंपली इस चीज़ को हम अपनी फैमिली के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगा जब अपना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. मतलब अगर हमारे पास अभी कहीं ना कहीं इफ वी हैव मनी, एट दैट टाइम वी कैन जस्ट थिंक ओवर आवर सोशल वेलफेयर,
आर वी कैन से मॉरल वेलफेयर, दान धर्म, एथिकल चीज़ें, अच्छी चीज़ें, ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चीज़ें हैं ये ग्रोथ होना उसके लिए ज़रूरी है. इट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पहली स्टेयर है इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ पर जब हम स्टेप ऑन करेंगे उसके बाद ही हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर स्टेप ऑन कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? सो लेट्स प्रोसीड नाउ. कंटिन्यूअस, सक्सेसिव, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना. डेवलपमेंट को हमने कुछ 3 टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो हैं उसको हमने डिफाइन किया है. तो कंटिन्यूअस, सक्सेसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? फुलफिल्स द प्रेजेंट नीड्स विदाउट compromising with capability of satisfying the needs of future generation. It is say continuous, successive, sustainable development. Just let's repeat. Fulfills the present needs without compromising with the capability of satisfying the needs of future generation. This type of development do not compromising with capability of satisfying the needs of future. It is called continuous, successive or sustainable development. Natural resources are maintained and development is done without harming natural resources. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते समय बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ को फेस नहीं करना होगा. तो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करते हुए जो हम डेवलपमेंट करते हैं उसको कहते हैं कंटिन्यूअस, सक्सेसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सेकेंड वन इज assimilated development. So what is assimilated development? It is broad concept which favors equality of income, opportunity and human rights in every aspect of life. हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में जो 3 बातों की इक्वलिटी की 3 चीज़ों की इक्वलिटी की बात करता है. फर्स्ट इक्वलिटी ऑफ इनकम, सेकंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थर्ड इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो उसे हम एजिमिलेटेड डेवलपमेंट कहते हैं. इट अश्योर्स दैट benefit should be reached to the people of all the section of society. Assimilated development ये assume करता है कि जो भी बेनिफिट हो रहा है वो सोसाइटी के लास्ट सेक्शन तक, लास्ट सेक्शन के पीपल तक पहुंचना आवश्यक है. ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें देन दिस कंसेप्ट केम इनटू एग्जिस्ट इन 1990 में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम एग्जिस्ट हुआ. उससे पहले जो हम ध्यान रख रहे थे वो केवल इकोनॉमिक ग्रोथ पर रख रहे थे. इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये 2 चीज़ें हमने पढ़ी. जब इंडिपेंडेंस के बाद हमारा पहला जो स्टेयर था वो कौन सा था? इकोनॉमिक ग्रोथ. क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हमारे पास होगा तो ही हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे. तो क्वांटिटेटिव जो इकोनॉमिक ग्रोथ था उसकी तरफ हमने पूरी तरह से उसको लक्ष्य बनाया, एम बनाया. और उसके बाद जब लगा कि वी आर बिकम जस्ट मशीनरी एंड जस्ट रनिंग चेसिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड एट दैट टाइम इन 1990 व्हेन वी फेल्ट दैट कि ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट इनफ टू जस्ट मेक हैप्पी पीपल. So in 1990 the concept of human development existed with the formation of Human Development Index. अब Human Development Index it means HDI. So let's come what is HDI. Under the leadership of Mahmoud ul Haq, under the leadership of Mahmoud ul Haq, an index was prepared by United Nation Development Program. United Nation Development Program की तरफ से क्या बनाया गया? कुछ इंडेक्स बनाई गई. मेजर एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट, नॉलेज, हेल्थ दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दैट इज पर कैपिटा इनकम. ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ केवल डेवलपमेंट नहीं होके डेवलपमेंट के जो नए एस्पेक्ट थे उनको यहाँ पर स्थान मिला है. तो डेवलपमेंट के कौन से नए एस्पेक्ट को
ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर स्थान दिया गया। इसको नॉलेज, देन हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, एंड देन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम को ध्यान रखा गया। अकॉर्डिंग टू दिस डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मीन्स बट नॉट एन एंड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हमारे डेवलपमेंट का या कंट्री के डेवलपमेंट का एक मीन्स मात्र है, अर्थात एक साधन मात्र है, निमित्त मात्र है, जबकि एंड नहीं है। दिस इंडेक्स में द इशू ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम मनी ओरिएंटेड टू ह्यूमन ओरिएंटेड। और यहाँ से जो डेवलपमेंट की कंसेप्ट है वो थोड़ी चेंज हुई कि मनी ओरिएंटेड होने की बजाय हमारा डेवलपमेंट क्या हुआ, ह्यूमन ओरिएंटेड हुआ। मानवीकरण पर, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया। इंसानियत जिसे हम कहते हैं, इंसान जिसे हम कहते हैं, मानव जिसे हम कहते हैं, कि मानव का केवल पैसे कमाने के लिए मशीनीकरण नहीं हो, इस बात पर यहाँ ध्यान दिया गया। क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बाद, इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद भी ये नोटिस हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर जो हम वी कैन से दैट द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट इन पीस, दे आर नॉट इन मेंटली सेटिस्फैक्शन, and that's why the human development new term of development was existed in 1919. So let's see the next point, that is planning in India. economic planning इंडिया के अंदर क्या है या किस कंसेप्ट पर, किस प्लानिंग पर हम काम कर रहे हैं। प्लानिंग इज अ टेक्निक इन विच एफर्ट्स आर मेड टू अचीव ऑब्जेक्टिव by distributing favorably the resources and fixing target on priority basis. ठीक है, प्लानिंग क्या होता है एग्जैक्टली? व्हाट इज प्लानिंग? एनी प्लानिंग, इफ वी जस्ट प्लान आवर स्टडी टाइम, आवर स्टडी आवर्स, then and then, so it is very necessary to just know the concept of planning. So what is planning? प्लानिंग इज अ टेक्निक, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके अंदर एफर्ट्स करे जाते हैं, प्रयत्न करे जाते हैं, किसके लिए? टू अचीव ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स अगर हमें प्लानिंग करना है तो हमारे पहले क्या डिफाइन होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन नहीं है देन यू वॉन्ट टेक एनी इंटरेस्ट इन प्लानिंग। प्लानिंग बनाने में आपका इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होगा। हम ऑब्वियसली देश की इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, बट देन एंड देन दिस वर्ड इज सो इम्पोर्टेंट टू डिस्क्राइब बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इकोनॉमी. प्लानिंग इज नेसेसरी ऑन द एवरी स्टेप ऑफ लाइफ. And in this crisis time of lockdown, we are facing the trouble in planning. So it is very necessary that we don't should have to think this is crisis or crucial time. We should have this as a precious time. We have this time to develop our skill. We have this time that we can improve those things where we find ourselves minus. Okay, so planning is a technique. Planning ऐसा टेक्निक है जहाँ एफर्ट करे जाते हैं किसके लिए? ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए. इट मीन्स आपके प्लानिंग तभी बन सकते हैं जब आपके पास ऑब्जेक्टिव्स है. आप रास्ता, आप सफ़र तभी तय कर सकते हैं जब आपने अपनी मंजिल डिसाइड करी है. अगर आपको ये पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो ये राह कभी ख़त्म नहीं होने वाली होती है. सो लेट्स कम ऑन द पॉइंट. बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवरेबल रिसोर्सेज एंड फिक्सिंग टारगेट्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस. फिक्सिंग टारगेट्स और प्रायोरिटी बेसिस मतलब वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एज लाइक टू वॉच मूवी, टू प्ले ऑनलाइन गेम्स, टू चैटिंग, वीडियो कॉल. दिस इज़ द न्यू ट्रेंड इन लॉकडाउन कि वीडियो कॉल करें, ग्रुप वीडियो कॉल करें. But these are the things for that youth generation who are settled in their life, and it is very time killer for students actually, because you have your targets and the time will just slipping in from your hands. टाइम जो है, समय जो है आपके हाथ से क्षण क्षण करते हुए बीतता जाएगा और उसके बाद आपको लगेगा कि आपके एग्ज़ाम टाइम बिल्कुल नियरर है.
एंड दैट्स वाई आपको प्रायोरिटी बेसिस पर आपके टारगेट फिक्स करने होंगे, और आपके पास फेवरेबल रिसोर्सेज क्या है, उस रिसोर्सेज में आप अपने टारगेट्स कैसे अचीव कर सकते हैं, इन सभी का मैनेज करना ही प्लानिंग होता है। फैक्टर्स ऑफ प्लानिंग हम देखेंगे कि प्लानिंग में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो वेल डिफाइंड एंड डेफिनिट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ना, मैंने अभी 5 से 7 मिनट तक यही डिफाइन किया है कि आपके ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइन होने चाहिए। लुक सिंपली with an example that we think, we listen always from each and everyone, from our parents, from our family members, other one, the relatives and so on. Our mind also tell the same thing, our teachers also tell the same thing. What? Just you need good marks. आपको अच्छे नंबर लाने हैं, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। ये बात आप पुनः 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 बार बार वो सुनते हो, आपका मन भी आपको कहता है अच्छे मार्क्स लाने, बट इट इज़ नॉट द डिफाइंड एम एंड डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। तो आपका फैक्टर जो है प्लानिंग के, वो क्या कहते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव, आपके एम्स क्लियर होने चाहिए, कि मुझे अच्छे का मतलब पता होना चाहिए। एज लाइक हम अगर नेशनल इनकम की बात करते हैं तो अपने टारगेट फिक्स होने चाहिए, देश के टारगेट फिक्स होने चाहिए। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं इस देश के टारगेट इस तरह से फिक्स करते हैं कि वो कौन से फील्ड में, कौन से सेक्टर में इस बार का फोकस जो है अपना अचीवमेंट फोकस बनाना चाहते हैं। उस तरह से सेम अगर आप स्टूडेंट लाइफ अपनी देखते हो तो आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए कि आपको अच्छे नंबर मतलब कितने अच्छे लाने हैं। मेरी कैपेबिलिटी अगर 60% लाने की है तो मैं बहुत बहुत कोशिश करके 70% का टारगेट फिक्स करूँगी कि मुझे 70% तक आए। और आपका अगर टारगेट 85% तक की कैपेबिलिटी है तो आप 95 तक का टारगेट सेट करेंगे और उसके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम एफर्ट करेंगे। इट मीन्स अपने टारगेट कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइंड। द सेकेंड वन इज एस्टिमेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। साथ के साथ हमारे पास एस्टिमेशन मतलब एक तरह से गणना होनी चाहिए कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है। सपोज आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम बिजनेसमैन, देन इफ आई जस्ट फिक्स द टारगेट एज लाइक कि मुझे 1 साल में टाटा अंबानी जैसा बन जाना है, देन क्या मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज ऐसा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बिना तैयारी के जब हम रणभूमि में जाकर दुश्मन को पुकारते हैं, उसका आह्वान करते हैं, तो हम अपनी पराजय को स्वतः निमंत्रित करते हैं, स्वतः आमंत्रित करते हैं। अर्थात अगर हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज का एस्टिमेशन हमारे पास नहीं है तो हमारे वेल डिफाइंड एम्स और ऑब्जेक्टिव भी वेल डिफाइंड नहीं कहलाते हैं। इसके लिए हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज का एस्टिमेट करना हमें ज़रूरी है और उन रिसोर्सेज को देखते हुए फिर हमारे ऑब्जेक्टिव टारगेट जो हैं वो हमें फिक्स करने होंगे। द थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ इन वेरियस टारगेट्स। जो हमारे बनाए हुए टारगेट हैं उसके अंदर हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर मेरे पास सेल फ़ोन है एंड मेरा टारगेट है कि आज मुझे एक वीडियो लेक्चर देखना है, उस वीडियो लेक्चर में अगर मन मेरा बार बार परिवर्तित होता है कि मैं 10 मिनट बीच में लूडो खेल लूँ, मेरे किसी फ्रेंड्स के मैसेज के नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो मैं वो देख लूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर जो आपके टारगेट है उसके अंदर आपके रिसोर्सेज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। एक्चुअली प्लानिंग और फैक्टर्स ऑफ प्लानिंग, इन दोनों चीज़ों में तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी दिस क्लास हैज़ बिकम फॉर 10th बोर्ड ओनली, है ना। 10th बोर्ड के लिए एक मोटिवेशनल क्लास ये बनी है एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड very well that what is planning, economic planning of India and factors of planning also. So just skipping the students and regular study aspect, we just repeat with economic planning. एक बार economic planning के according हम इसे repeat कर लेते हैं।
ताकि ये जो एक मोटिवेशनल क्लास हो गई थी केवल 10th बोर्ड के लिए, थोड़ा उससे बाहर निकलकर हम वापस इकोनॉमिक प्लानिंग में जो है कंट्री की उसको डिफ़ाइन करते हुए देख लें। सो प्लानिंग की डेफिनेशन हमने यहाँ पढ़ी है। हमने देखा है कि 3 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का, है ना। आपको लग रहा होगा मैडम सिर्फ 3 मार्क्स के लिए इतना कुछ पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। तो 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, ऐसे वेरी शॉर्ट 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जब ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमने पहले ही बात करी चैप्टर की स्टार्टिंग में कि इसकी फैक्चुअल जो स्टडी है वो बहुत नीडेड है। तो सबसे पहले प्लानिंग की डेफिनेशन आपको याद करनी है। प्लानिंग इज़ अ टेक्निक। प्लानिंग, व्हाट इज़ प्लानिंग? क्वाइट, इट इज़ अ टेक्निक। क्या होता है इस टेक्निक में? एफर्ट्स आर मेड। क्या होता है? एफर्ट्स आर मेड, एफर्ट लगाए जाते हैं। वाई, क्यों लगाए जाते हैं? टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो प्लानिंग क्या है? एक टेक्निक है जहाँ पर एफर्ट्स लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करेंगे? तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवरेबली रिसोर्सेज एंड फिक्सिंग टारगेट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। हमारे प्रायोरिटी बेसिस पर हमें टारगेट फिक्स करके और जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसको फेवरेबली, मतलब कहाँ कितना रिसोर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस चीज़ का ज्ञान रखते हुए हमें उसमें रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और इसी को हम प्लानिंग कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्लानिंग देखें हमने, वेल डिफाइन एंड डेफिनिट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? एकदम क्लियर होने चाहिए। देन हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज का एस्टिमेट होना चाहिए प्रॉपर कि कितना है, एंड देन जो अवेलेबल रिसोर्स है उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जो वेरियस टारगेट अचीव करने के लिए काम आए, ठीक है। ये तो जनरल प्लानिंग हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्लानिंग हो गए। अब इकोनॉमिक प्लानिंग को देखते हुए हम फिर से प्लानिंग ही देखेंगे। द साइंस ऑफ अचीविंग सर्टन सोशल ऑब्जेक्टिव बाय यूजिंग अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्स। सिंपल बात है बेटा, जहाँ हमने ऊपर सिर्फ रिसोर्स की बात करी, इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या करेंगे? इकोनॉमिक रिसोर्स की बात करेंगे, ठीक है। द साइंस ऑफ अचीविंग सर्टन सोशल ऑब्जेक्टिव, ऐसा साइंस, ऐसा विज्ञान जो कुछ निश्चित सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें हेल्प करता है बाय यूजिंग अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्स। और उसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्स हैं उसे हम यूज़ करते हैं। टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग was first adopted at the national level by Soviet Union in 1928, that is 5 years plan। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग सबसे पहले किसके दिमाग में आया? किसे लगा कि हमारे पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसकी हमें कुछ प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हमारा कुछ अचीवमेंट हो? तो ये सबसे पहले लगा सोवियत यूनियन को। 1928 में इन्होंने 5 ईयर प्लान बनाया था, ओके। द फर्स्ट एफर्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, अगर हम इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का पहला एफर्ट, पहला प्रयत्न अगर हम जाने तो श्री एम विश्वरवैया ने 1934 में अपनी बुक प्लान एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इसके अंदर उन्होंने पहला एफर्ट जो है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का उन्होंने यहाँ पर बताया है। प्लानिंग कमीशन उसके बाद फॉर्म किया गया 1950 के अंदर। हाँ, कुछ सोच रहे हैं आप, ये वही है विश्वरवैया जहाँ पर क्या हो गया था? टंग ट्विस्ट हो गया था, विश्वर्य इस टाइप का कुछ याद आया? एंड नॉट नीड to just define the word about whom I am talking. Yes, okay, so the word is Sri M Vishwaravaiya, okay, in 1934 अपनी बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। यहाँ पर 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं आपके कि इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग सबसे पहले किसने सोची? व्हेन? तो श्री एम विश्वरवैया ने 1934 में उनकी बुक का नाम पूछे तो प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसने लिखी? श्री एम विश्वरवैया ने, ठीक है। व्हेन 1934, क्लियर। प्लानिंग कमीशन फॉर्म किया गया उसके बाद 1950 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा प्लानिंग कमीशन का? टू इवेल्युएट रिसोर्सेज ऑफ कंट्री एंड मेक प्लान्स फॉर इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूज़। हमारे जो रिसोर्स है कंट्री में उसको पहले क्या करें? इवेल्युएट करें, उसका प्रॉपर कितना है, क्या है, कौन से सेक्टर में क्या क्या रिसोर्स है, अपना कंट्री के रिसोर्सेज देखें,
और उसके बाद जो है कुछ इफ़ेक्टिव इनके बैलेंस्ड यूज़ के लिए, प्रॉपर यूज़ के लिए प्लान बनाए. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन अगस्त 1952 to include states and union territories in planning and execution as well as decentralization of planning process. सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब सारे पावर, सारे कर्तव्य, सारी ड्यूटीज़ किसी एक इंसान के पास होना. तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुई कब? अगस्त 1952 में. क्या टारगेट था इसका? कि इस काउंसिल के तहत स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को भी इस प्लानिंग में जोड़ा गया और इस जो प्लानिंग ने है अपने पावर्स जो हैं और अपने फंक्शंस जो हैं उसको डिसेंट्रलाइजेशन का काम किया. अर्थात कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को भी पावर्स दी गई और कुछ वी कैन से दैट फंक्शंस दिए गए. क्लियर? ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है और इंडिया के 5 ईयर प्लान्स क्या कहते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं. थैंक यू वेरी मच.